अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। स्टेट बैंक ने शरह सूद को तवक्कात के मुताबिक 7% पर बरकरार रखा है, मगर इसके साथ ही मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म करने के लिए पहली दफ़ा फॉरवर्ड गाइडेंस दी है कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद इसी सतह पर रहती नज़र आती है और मुस्तकबिल में अगर इजाफा हुआ भी तो वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। साथ ही मुआशी तरक्की, एक्सटर्नल सेक्टर, फिस्कल सेक्टर और मुस्तकबिल में महंगाई की तवक्कात पर भी स्टेट बैंक ने अपनी राय दी है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुद गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब। रजा बाकिर साहब, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। रजा बाकिर साहब, जाहिर है IMF के प्रोग्राम बहाल होने की वजह से कि बहाल होगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि शरह सूद पहले की तरह बहुत तेज़ी से ना बढ़ जाए। IMF पता नहीं क्या डिमांड कर रहा होगा। एक बड़ा मस्बत कदम आपकी तरफ से कहा गया और फॉरवर्ड गाइडेंस आपकी तरफ से दी गई है। साथ में आपने बताया है कि जो महंगाई की शरह है वो इस साल 7 से 9%, अगले साल के लिए 5 से 7% नज़र आती है। क्या इसलिए आप ये दे पाए कि IMF की तरफ से इस दफ़ा फोकस नहीं है, ज़्यादा जोर और दबाव नहीं है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर शरह सूद बढ़ाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पे लाने का। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि हमारी आज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में एक तो वो था ही फैसला कि इंटरेस्ट रेट्स को हम बरकरार रखेंगे, लेकिन जिस तरह आपने कहा जो नई चीज जो आज स्टेट बैंक ने कम्युनिकेट की है वो फॉरवर्ड गाइडेंस है। अब बहुत सारे लोग फॉरवर्ड गाइडेंस इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि मैं आपके IMF का जवाब दूं, मैं जरा बताता चाहता हूं कि सेंट्रल बैंक्स फॉरवर्ड गाइडेंस क्यों देते हैं। और वो इसलिए देते हैं कि थोड़ी सी पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी आए और जो बिजनेसमैन हैं और लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट के फैसले करना चाहते हैं उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। हमने इस दफा फॉरवर्ड गाइडेंस इसलिए दी शाहज़ेब क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारी इकोनॉमी की आउटलुक में वो बढ़ रहा है। हर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये असेसमेंट थी कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम ये थोड़ी सी फॉरवर्ड गाइडेंस दे दें। अब इसमें जो एक मकसद था वो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि कुछ लोगों की कंसर्न थी कि शायद IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाने की वजह से शायद कोई ऐसे कदम उठाने पड़े जिस तरह पहले उठाए गए। तो इस फॉरवर्ड गाइडेंस से हम ये कन्वे कर रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं, ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आइंदा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले होंगे वो उस तरह नहीं होंगे जिस तरह हमें पहले करने पड़े। क्योंकि पहले करने की वजह ये थी कि तब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा फिस्कल डेफिसिट, ये चीजें काफी एक ऐसी सूरत हाल में थी जो अच्छी नहीं थी। उनको बेहतर करना था। एक जो सूरत हाल थी बहुत अनसर्टेनिटी की थी। साथ साथ जो हमारा एक्सचेंज रेट की रजीम है उसको मार्केट बेस्ड बनाना था। इन सारी वजूहात की वजह से हमें कुछ उस वक्त ऐसे फैसले करने पड़े कि जल्दी से स्टेबलाइजेशन हम लाएं। अब की जो सूरत हाल है शाहज़ेब वो उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है और इसीलिए हमने हमारी फॉरवर्ड गाइडेंस में दो पैगाम दिए हैं। एक तो ये कि जो नियर टर्म में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये देख रही है कि इंटरेस्ट रेट बरकरार रहेंगे और दूसरा ये भी कहा है कि जब आगे एक वक्त ऐसा इंशाल्लाह भी आएगा कि जब हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ेगी तो अगर आगे कोई इंटरेस्ट रेट में एडजस्टमेंट भी करनी पड़ी नियर टर्म के बाद तो वो एक मेजर्ड अंदाज में होगी, उस तरह नहीं कि जिस तरह पहले हुआ। और यही कॉन्फिडेंस हम अपने बिजनेसमैन को देना चाहते थे। साहब, एक आम बात यह है कि जब IMF के प्रोग्राम में जाए या IMF का प्रोग्राम बहाल हो रहा हो तो उनका एक्सटर्नल साइड पर कंसर्न होता है। वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान का अब तक 6 माह में सरप्लस है। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से आपने बता दिया कि जो शरह सूद है वो नियर टर्म में भी आपको इसी लेवल पर नज़र आती है। तो जो फिस्कल साइड है उस पर उनका फोकस अभी भी नज़र आ रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, वाज़े तौर पर नज़र आता है कि वो इस खसारे को कम करना चाहते हैं। आपने भी आज अपने स्टेटमेंट में जो प्राइमरी सरप्लस है उसकी आपकी तरफ से बात की गई है, मगर नज़र आ रहा है कि इन 6 माह में खसारों में इजाफा हुआ है, हुकूमत के एक्सपेंडिचर में भी इजाफा हुआ है, करंट एक्सपेंडिचर में। तो ये एक कंसर्न है अपनी जगह पर जिसका फ्यूचर में जो मॉनेटरी साइड है उस पर भी इंपैक्ट आ सकता है। IMF के प्रोग्राम में शाहज़ेब 3 अहम एरियाज हैं। सबसे पहले जो आपने कहा फिस्कल पॉलिसी, दूसरा पावर सेक्टर, तीसरा स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे रिजर्व्स वगैरह। तो देखें इन तीनों चीजों पर ही IMF का फोकस है और भी कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उन पर भी है। लेकिन मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हमारी फिस्कल साइड पे भी बड़ी इंप्रूवमेंट आई। इनफैक्ट कोविड से पहले आपने देखा होगा कि एक प्राइमरी सरप्लस खड़ा किया
और ये बड़े सालों के बाद पहले 9 महीने में जो प्राइमरी सरप्लस खड़ा किया गया, ये एक प्रूफ था कि हमने जो आईएमएफ के रिफॉर्म्स थे और हमारे जो अपने टैक्सेशन के रिफॉर्म्स थे उनको हम अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। साथ साथ जो एक्सटर्नल साइड और करंट अकाउंट डेफिसिट जो था 19 बिलियन का, उसको जो हमने खत्म करके उसको सरप्लस बनाया, शाहजेब वो ऐसे नहीं किया कि कोई शॉर्ट टर्म मेजर किया जिसे हम कहते हैं टेम्पररी स्टॉप गैप मेजर। हमने एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया और वो ये था कि जो हमारी एक्सचेंज रेट की जो रेजीम थी उसको हमने मार्केट बेस्ड बनाया जून ऑफ 2019 में। और शाहजेब आपको याद है कि उस वक्त कुछ लोगों को यह फिक्र थी कि डॉलर को खुला छोड़ा तो ये आसमान को लग जाएगा, और आपने देखा कि कोविड से पहले ये आसमान को नहीं लगा बल्कि ये मुस्तहकम हुआ और आहिस्ता आहिस्ता 163 पे हमने इसको छोड़ा था और ये स्ट्रेंथन होते होते तकरीबन 154 पे आया। मेरी कहने की वजह यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आया, और ना सिर्फ ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट आया, इसने कोविड का इम्तिहान भी सह लिया और बड़ी कामयाबी से सहा। क्योंकि अगर आप देखें बाकी इमर्जिंग मार्केट्स का एक्सपीरियंस ये हुआ कि उनके एक्सचेंज रेट्स को बहुत मारपीट हुई कोविड में। अभी अगर आप टर्किश लीरा देखें, ब्राजीलियन रियाल देखें, अगर आप रशियन रूबल देखें, अगर आप नाइजीरिया की करेंसी देखें और इमर्जिंग मार्केट्स को देखें, तो वो तकरीबन 15%, 20%, 25% उनकी जो वैल्यू है वो गिर चुकी है। लेकिन हमारा जो रुपी है एक साल पहले और आज के मुकाबले में तकरीबन 3.8% गिरा है। आईएमएफ ये देख रही है कि करंट अकाउंट साइड पे, एक्सटर्नल साइड पे और मॉनेटरी पॉलिसी साइड पे जो ये फैसले वगैरह किए गए, इनसे एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आया। तो ये जो हमने सिग्नल दिया है, ये हमने ये कन्वे करने के लिए दिया है कि हम कुछ कॉन्फिडेंस देख रहे हैं और हम ये कन्वे करना चाहते हैं, इसलिए हमने लिख दिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में। और मैं आपके नाज़रीन को कहूंगा कि इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसको जरूर देखें, बाकी स्टेटमेंट बेशक ना पढ़ें लेकिन उस पैराग्राफ को जरूर देखें। और इसके बाद अगर कोई और आपका स्पेसिफिक सवाल है कि आईएमएफ ने क्यों ऐसा किया या ना किया, तो वो बेहतर होगा कि आप आईएमएफ को वो सवाल दें ताकि वो खुद उस सवाल का आपको जवाब दे सकें। मैं आपको स्टेट बैंक के लिहाज से बता सकता हूं कि हमारी इसमें क्या थिंकिंग थी कि इस दफा अब ये फॉरवर्ड गाइडेंस दें। साहब, स्टेट बैंक के हवाले से बताइएगा, मार्केट में हमेशा गैर यकीनी की सूरत हाल इस हवाले से भी रही है कि जी मार्केट ऑपरेशन स्टेट बैंक क्या कर रहा है। रिजर्व्स पर तो इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है, मगर बाद में पता चलता है कि जी पिछली हुकूमत ने 20 अरब डॉलर डाल दिए मार्केट में रुपए को स्टेबलाइज रखने के लिए, इस हुकूमत ने आते ही 4.5 अरब डॉलर डाल दिए। तो जो भी मार्केट ऑपरेशन हो, बांग्लादेश में बताता है वहाँ का स्टेट बैंक के जी क्या मार्केट में एक्टिविटी हुई है। तो अगर आप मार्केट से बाय कर रहे हैं डॉलर्स ताकि करेंसी स्टेबलाइज रह सके तो वो भी पता चल जाए, अगर मार्केट में इंजेक्ट किए जा रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से तो वो भी पता चल जाए। ये ट्रांसपेरेंसी करने का इरादा रखते हैं आप? जी शाहजेब, देखिए अल्टीमेटली तो आपको पता लग जाएगा, और आपको पता इस तरह लगेगा कि अगर हमारे रिजर्व्स गिरने शुरू हो जाएंगे, और पहले यही ही हो रहा था ना कि हमारे रिजर्व्स बहुत ज्यादा होते थे चंद साल पहले और गिरते गिरते कहां तकरीबन 7 बिलियन तक पहुंच गए थे जब ये हमने जून 2019 में अपना रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया था। तो वो तो एक्चुअली मार्केट को पता लग ही जाता है कि अगर मार्केट में डॉलर फूंके जा रहे हैं और इस रफ्तार से फूंके जा रहे हों कि वो जाहिर है उनका रिजर्व्स पे इंपैक्ट आ जाएगा। आपके नाज़रीन के लिए जो मैं बड़ा अहम नुक्ता पेश करना चाहता हूं वो ये है कि देखें, जब हमने अपना ये एक्सचेंज रेट को फ्लोट किया तब हमारे रिजर्व तकरीबन शायद 7.2 बिलियन थे हमारी बैलेंस शीट पे, और अभी जो लेटेस्ट फिगर है वो तकरीबन 13 बिलियन का है। तो शाहजेब जो ये 6 बिलियन का इजाफा हुआ है ये कोविड के बावजूद हुआ है। डिस्पाइट कोविड हमने अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं, और डिस्पाइट कोविड जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो एक ऑर्डरली अंदाज में मूव किया है। और शाहजेब ये जो रिजर्व्स हमने बढ़ाए हैं ये फॉरेन एक्सचेंज लोन्स, नेट फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग से नहीं बढ़ाए। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब हुकूमत फॉरेन कर्जा लेती है, बाहर से कर्जा लेती है फॉरेन एक्सचेंज का, उसकी प्रोसीड्स हमारे रिजर्व्स में आती हैं तो जाहिर है उससे रिजर्व बढ़े। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट डेट सर्विस करती है, यानी कि जो पहले कर्जे लिए हुए हैं उनकी अदायगी करती है, तो वो ही हमारे रिजर्व से निकलते। तो अगर आप इसका नेट इंपैक्ट देखें तो इसने कतई कंट्रीब्यूट नहीं किया हमारे रिजर्व्स बढ़ाने में, यानी कि ये जो इंप्रूवमेंट आई है हमारे ग्रॉस रिजर्व्स में
ये हमारे नेट रिजर्व्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। तो साथ ही बताइएगा कि शुरू के 5 महीने में करंट अकाउंट सरप्लस रहा, दिसंबर में $662 मिलियन का खसारा है। इसको आगे जाके आप देख कैसे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें भी 1% का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पूरे माली साल में तकरीबन करंट अकाउंट खसारा रहेगा। 100 अरब रुपए का आपका टारगेट था टर्फ फाइनेंसिंग फैसिलिटी का, उसका ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। कोरोना के दौरान इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा रुझान है, 300 अरब रुपए मंजूर हो चुके हैं और ज़्यादा इंडस्ट्री चाहती है कि उन्हें पैसे मिले। तो मशीनरी इंपोर्ट और दूसरे मामलात में कहाँ देख रहे हैं आप कि करंट अकाउंट हमारा खड़ा होगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टर्फ से जो इन्वेस्टमेंट हो रही है शाहजेब, ये मशीनरी इंपोर्ट और डोमेस्टिक मशीनरी की परचेज दोनों के लिए है। आप एलसी खोलते हैं और दोनों चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब एलसी की जो खुलने की डेडलाइन है 30 मार्च, इसका ये नहीं मतलब कि 30 मार्च तक की ये सारी इंपोर्ट हो जानी है। उसकी जो पेमेंट होती है वो फेजेस में होती है और हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं कि जब मशीनरी की इंपोर्ट की नौबत आए तो वो एक मेजर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड अंदाज में हो कि वो ऐसे ना हो कि किसी एक महीने में उसमें ज्यादा इंपोर्ट पे आ जाए प्रेशर। लेकिन जो एक ओवरऑल बात है कहने की वो ये है कि एक है करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन का और एक है फिस्कल ईयर जिसके पहले हाफ में करंट अकाउंट सरप्लस है। तो अगर ये थोड़ा सा बढ़ भी जाता है शाहजेब, तो ये वो हालत नहीं है जो पहले होती थी। अब पिछले साल आप देखें कि हमारा इस महीने में ईयर टू डेट करंट अकाउंट डेफिसिट था, लेकिन पिछले साल ही जो हमारा एक्सचेंज रेट इस महीने में इससे भी ज्यादा मजबूत था। तो ये आपके नाज़रीन को मैं कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा कि सिर्फ छोटे मोटे करंट अकाउंट सरप्लस डेफिसिट से कोई परेशानी की बात नहीं है। ज्यादा अहम चीज ये है कि माशी हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। एलएसएम का आपने नंबर देखा, सीमेंट का आपने नंबर देखा, ऑटोमोबाइल का नंबर आपने देखा। तो इसको बढ़ाने में अगर इंपोर्ट्स और खासकर कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट्स थोड़ी बहुत बढ़ेंगी तो ये तो एक अच्छी बात है। पहले कंजम्पशन गुड्स बढ़ते थे और इसलिए उनकी इंपोर्ट बढ़ती थी कि एक्सचेंज रेट को एक मसनूई हालत में रखा हुआ था। अब जो इंपोर्ट्स में इजाफा है वो उसकी वजह से नहीं है, वो मशीनरी और कैपिटल की वजह से है, जो कि एक अच्छी वजह है इंपोर्ट्स के बढ़ने की। एक तो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ और ज़ाहिर स्टेट बैंक ने बड़े इकदाम किए कि ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए ही तरसीलात ज़र आएँ, रेमिटेंसेस आएँ। मगर एक फैक्टर यह है कि जैसे भारत में रेमिटेंसेस में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी देखी गई है कोरोना के बाद, क्योंकि वहाँ हुंडी हवाले पर 2-3 साल पहले ही क्रैकडाउन कर दिया गया था डिमोनेटाइजेशन के बाद। क्या जब सफ़र दोबारा खुलता है कोरोना के बाद तो रेमिटेंसेस में ये जो इजाफा हुआ है ये अपने लेवल पर बरकरार रहेगा? आप क्या एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग वापस हुंडी हवाले की तरफ चले जाएंगे? क्या आपकी इस हवाले से रीडिंग है? जी देखिए, मैं इसमें आपको एक बड़ा अहम नुक्ता पेश करना चाहता हूं। वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि जब आप कोई नई चीज आजमाएं और अगर वो चल जाए तो फिर आप उसी पे लगे रहते हैं। कोविड की वजह से ये हुआ है कि काफी सारे लोगों ने हुंडी हवाला का सिस्टम छोड़ के आप दूसरे जो रास्ते हैं वो अपनाए हैं। और एक दफा जब आप एक रास्ते पे आ जाएं तो स्टेटस को बायस होता है, आप उसी पे चलते रहते हैं। तो एक तो ये बड़ी एक अहम बात है जिसकी वजह से हम कुछ ऑप्टिमिस्टिक हैं कि रेमिटेंसेस ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू आएंगी। दूसरी जो इसमें बड़ी अहम बात है वो ये है कि एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट और स्टेट बैंक का, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव। इसमें हम इंसेंटिव देते हैं उन लोगों को जो हमारे वर्कर से पैसे जमा करके ऑफिशियल चैनल के थ्रू भेजते हैं। इन इंसेंटिव्स को हमने इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट ने बढ़ाया और उसका अभी पे बैक आ रहा है। तीसरी चीज जिसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड है शाहजेब, वो है रोशन डिजिटल अकाउंट जो हमने लॉन्च किए थे, जिन्होंने पहली दफा ये मुमकिन किया है कि डिजिटली ऑन बोर्ड हम कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को। और इन रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू अभी तक जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन 76,000 अकाउंट्स ऑलरेडी खुल चुके हैं। इन रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू जिस रफ्तार से ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पैसा आ रहा है वो तकरीबन अब पहुंच गया है $362 मिलियन का, सिर्फ ही इन कुछ महीनों में जब से ये शुरू हुए हैं। और जो रफ्तार इसमें आने की है वो बढ़ रही है। हमारा इसमें मकसद ये था शाहजेब कि एक तो लोगों की कन्वीनियंस दें ओवरसीज पाकिस्तानीज की कि वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जुड़ जाए, उन्होंने अपने फैमिलीज को पैसे भेजने आसानी से भेज सकें सिर्फ माउस क्लिक पे। उनको अकाउंट खोलने के लिए किसी बैंक में नहीं जाना, किसी काउंसलेट में नहीं जाना। तो ना सिर्फ उनकी कन्वीनियंस हो
लेकिन अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान में, चाहे वो सेविंग सर्टिफिकेट में हो, डॉलर और रुपी, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, तो ये माउस क्लिक से हो। ये पहले कभी नहीं हुआ और इसमें हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप देखेंगे कि इन ऑफिशियल और अच्छे चैनल्स के थ्रू जो पैसा आएगा वो और भी ज्यादा आएगा। आखिर में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ ओवरसीज के लिए डिजिटाइजेशन की, हमने रास्ट प्रोग्राम के थ्रू डोमेस्टिक पेमेंट्स को डिजिटाइजेशन का एक बहुत अहम स्टेप लिया है, जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च की। उससे ये होगा शाहजेब कि यहाँ भी जो लोगों ने पेमेंट्स करनी है, जो दिक्कत आती है, वो जल्द अज जल्द सेकंड्स में लोग एक दूसरे को पेमेंट कर सकेंगे। तो ये जो डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, इन सब का मकसद एक ही है और वो ये है कि फॉर्मल और ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पेमेंट्स और रिसीट्स और रेमिटेंसेस को बढ़ाया जाए। साथ ही बताइएगा कि जो डेट का नंबर है, डोमेस्टिक डेट का, कर्जों का, उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब जाहिर है हमें नज़र आता है एक साल में 3,700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। हुकूमत IMF के प्रोग्राम की वजह से स्टेट बैंक से तो नहीं बोरो कर रही है, जो अच्छी बात है, मगर मार्केट से बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है क्योंकि रेवेन्यूज़ में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हुआ है। ये कंसर्निंग है आपके लिए, एक तशवीश का बाइस है? शाहजेब, ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि गवर्नमेंट कतन ही स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर रही, क्योंकि यही एक वजह थी कि हमारी पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स हुई, हमारी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स हुई और हमारी और प्रॉब्लम्स हुई। अब देखें, जो आपने दूसरा पॉइंट पेश किया कि रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक नाइंसाफी भी है ना कि कुछ लोग टैक्स दे रहे हैं और कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। इस पे गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं और आगे हम देखते हैं कि इनकी जो रिटर्न्स हैं वो आगे आती जाएंगी। अब आपका सवाल ये है कि डेट में हमें परेशान होना चाहिए, तो मेरा उसमें जवाब ये है कि जब तक हमारा प्राइमरी बैलेंस इंप्रूव होता रहेगा और वो हो रहा है, तो फिर ये कहानी एक अच्छी तरफ चल रही है। और अगर हमारा ओवरऑल डेफिसिट है, वो इसलिए है कि पहले जो कर्जे लिए हुए हैं उन पे इंटरेस्ट तो अदा करना है। मैं आपको बस ये बताता चाहूं कि हमारे जो बैंक्स हैं शाहजेब, उनकी एपेटाइट गवर्नमेंट को लैंड करने में बहुत है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनको एक बोरोवर मिला हुआ है जिसको कर्जा देना बड़ा आसान है, और क्योंकि हमारे बैंक्स में इतनी एपेटाइट है, इसलिए जो डेट को रोल ओवर करना बैंकिंग साइड से उसमें कोई इश्यूज नहीं। वैसे तो फिर आप ये चाहेंगे, क्योंकि शरह सूद कम है, उस शरह सूद कम होने का फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर उठाए, ना कि गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा ले जाए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना क्रिएट हो, इसलिए गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ बढ़ें, खसारे कम हो और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले सारी की सारी सिचुएशन में, ना कि गवर्नमेंट ले जाए। बिल्कुल ठीक आपने कहा शाहजेब, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जैसे ही ये प्राइमरी बैलेंस बढ़ता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, आप देखेंगे कि बैंक्स खुद ही प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लैंड करेंगे, वो ढूंढेंगे प्राइवेट सेक्टर में लोगों को लैंड करने के लिए। अगर आप हमारी तारीख में देखें तो पहले जब गवर्नमेंट का डेफिसिट कम होता था तो बैंक्स के जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो थे, जो एक मेजर है कि बैंक प्राइवेट सेक्टर को कितना लैंड कर रहा है, वो ज्यादा होते थे। और हम ऐसे ही सूरत हाल देख रहे हैं कि जैसे प्राइमरी बैलेंस इंप्रूव होता जाएगा, डेफिसिट कम होता जाएगा, तो बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को लैंड करने की तरफ ज्यादा आते जाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है स्टेट बैंक ऑटोनमस हो, ये बहुत ज़्यादा लाजमी है, ना कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक हिस्सा नज़र आए। जैसे कि हमने माजी में देखा है कि स्टेट बैंक उस तरीके से इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस नहीं रहा है पाकिस्तान में। अब क्योंकि स्टेट बैंक से तवक्को की जाती है कि जी वो क्रिटिकल एनालिसिस करे, हुकूमत को फिस्कल डिसिप्लिन का बताता रहे। आप समझते हैं कि जो ऑटोनॉमी है स्टेट बैंक की वो अपनी जगह पर मौजूद है? आपकी रिपोर्ट्स के ज़रिए भी, आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थी, आपकी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, तो ये जो ऑटोनॉमी है वो अपनी जगह पर मौजूद है और इंडिपेंडेंटली ही स्टेट बैंक काम कर रहा है और करता रहेगा। ऐसे ही है शाहजेब साहब, और मैं आपके नाज़रीन को भी बताना चाहता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से हर हफ्ते मिलता हूं थर्सडे वाले दिन, तो मेरी जो उनसे मीटिंग हुई उसमें कोई नई चीज नहीं है। तो एक तो मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं, और जिस तरह के आप कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट के फैसले हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही करती है, ऐसा ही है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। बहुत शुक्रिया। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर हमारे साथ मौजूद थे, मईशत के बारे में इस वक्त मस्बत बात कर रहे हैं, और आज जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें फॉरवर्ड गाइडेंस दी गई, उसको जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तरफ से भी वेलकम किया गया है कि ये स्टेट बैंक का एक अच्छा इकदाम है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आराम पर भी बात करेंगे।
हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अजमत सईद को ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कमेटी का सरबराह लगाया, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जस्टिस अजमत सईद की तकर्री को यकसर मुस्तरद कर दिया है और गैर मुतनाज़ शख्सियत को कमेटी का सरबराह लगाने का मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि जस्टिस अजमत सईद को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बनाने का मकसद अपोजिशन और साबिका हुकूमतों पर मलबा गिराना है, जबकि नून लीग का कहना है कि जस्टिस अजमत सईद नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस का फैसला सुनाने वाले जजेस में शामिल थे और जिस वक्त ब्रॉडशीट मुआहिदा किया गया वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। इसके अलावा जस्टिस अजमत सईद शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी हैं, तो वो कैसे इस मामले की तहकीकात कर सकते हैं। और इस पूरे मामले पर पार्लियामेंट लॉजेस में भी तनाज़ात देखने में आया। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने ब्रॉडशीट के मामले पर पार्लियामेंट लॉजेस में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश की। नून लीग के रहनुमा शाहिद खकर अब्बासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जस्टिस अजमत सईद खुद पीछे हट जाएं, वरना कल उनका वही हाल होगा जो आज चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का है। ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ। अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं। हमें जावेद इकबाल वाला अजमत सईद नहीं चाहिए, हमें वो जज चाहिए जो उन कुर्सियों पर बैठने के अहल हों। तो आज इम्तिहान अजमत सईद साहब का है। इस करप्शन को जो ब्रॉडशीट जिसका नाम है, आप उसका हिस्सा ना बने, वरना कल आपको वही हाल होगा जो आज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का है। हुकूमत जस्टिस अजमत सईद की नामजदगी से पीछे हटने को तैयार नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वादे किया कि ब्रॉडशीट पनामा 2 है। अगर अपोजिशन जस्टिस अजमत सईद की जगह जस्टिस मलिक कयूम का इंतजार कर रही है तो ऐसा नहीं होने वाला। आने वाले 2-3 महीनों के में ब्रॉडशीट पाकिस्तान का पनामा 2 होगा और शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लगाएं जी। शेख अजमत साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है। आप पनामा 2 से गुजरने वाले हैं। 100 मिलियन की प्रॉपर्टी नून लीग की ब्रॉडशीट में आ सकती हैं और ये आएंगी 85 से 100 मिलियन। हुकूमत ने तय कर लिया है कि तहकीकात तो जस्टिस अजमत सईद ही करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक अहम स्टेटमेंट दिया, उस पर भी उनसे बात करेंगे। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब 45 दिन में फैसला देना है। जस्टिस अजमत सईद साहब उस बेंच के सरबराह थे जिसने GIT बनाने का फैसला किया। हुकूमत कह रही है वॉल्यूम 10 भी उन्होंने देखा हुआ है, इस मामले का भी उन्हें पता है। आप मुस्तरद कर रहे हैं, उन्हें ना बनाएं तो किसे बनाएं? देखिए शहजेब साहब, बात ये है, ये वो वजीर हैं जिन्होंने $30 मिलियन अप्रूव किया ECC में और कैबिनेट में और लंदन भेजा और फिर वेवर दिया और उस वेवर से पैसे मिल गए ब्रॉडशीट को। वो कैसे, वो तो आज इसमें मुल्ज़िम है, उन पर तो इल्ज़ाम है कि आपने ये गलत किया। अजमत सईद साहब, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं हर सुप्रीम कोर्ट के जज की इज़्ज़त करना चाहता हूँ, लेकिन जब ये माहिदा साइन हुआ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो नैब पंजाब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। उनके जो बॉस थे फ़ारूक आदम साहब, उन्होंने, वो विटनेस हैं इस माहिदे के, जो नैब के चेयरमैन थे उस वक़्त के, उन्होंने माहिदा साइन किया हुआ है, वो तो हिस्सा है इस माहिदा का। आज बात ये है कि जो कुछ नैब ने करना है, किसी के असासे बरामद करने हैं, नहीं करने, ये उनका काम है। मेरा सवाल तो ये है कि आज नैब की वो शक्ल जिसने पाकिस्तान की सियासत को तबाह किया, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान के सियासतदानों को बदनाम करना, उनको अवाम की नज़र में गिराना, उनकी हद तक करना था, ताकि ये सियासी निज़ाम, ये दिखाया जाए कि सियासी निज़ाम नाकाम हो चुका है। आप उस वक़्त के हालात देखें। एक आमिर बरसर इक़्तिदार था जो डाका मार कर इक़्तिदार में आया था, उसका तो काम ही ये था कि सियासी निज़ाम को बदनाम करे, सियासतदानों को बदनाम करे और ये लोगों को बताए कि ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल सकता, इसको सिर्फ मैं चला सकता हूँ। आज उस बात की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बदकिस्मती है कि आज नैब उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो 2000 में जनरल मुशर्रफ साहब कर रहे थे कि सियासतदानों को बदनाम करो, सियासी निज़ाम को तबाह करो, लोगों को तोड़ो, लोगों को इधर से उधर करो, उनकी लॉयल्टीज़ ख़रीदो। ये आज मुल्क की बदनसीबी है। हमने तो इस मामले को रोकना है। मगर भाई साहब, अब जाहिर इस मामले की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। कौन, आप कोई नाम देंगे तो हुकूमत नहीं मानेगी, तो कौन करे तहकीकात? कैसे हो तहकीकात, बताएं। देखिए, इसकी तहकीकात अगर आपने हकीकी तौर पे करनी है, सिर्फ पार्लिमान कर सकता है, क्योंकि पार्लिमान वो वाहिद इदारा है जो इसका शिकार हुआ है। नैब बना सियासतदानों के लिए था, इसका असर सियासतदानों पर हुआ और इसका काम सिर्फ ये रहा कि सियासतदानों की इज़्ज़त से खेले, इस सियासी निज़ाम से खेले, आइन से खेले
और आज उसके असरात आप मुल्क में देख रहे हैं कि मईशत भी तबाह हो गई। आज हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है। सिर्फ पार्लिमान की कमेटी बने और वो इसके हकायक अवाम के सामने रखे, फैसले मत करे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ले, हकायक जिस तरह भी डॉक्यूमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स नैब से इकट्ठे करे, कौन सी रिपोर्टें ब्रॉडशीट ने दी, किन लोगों के नाम निकाले गए, कौन से सबूत आए, उस पर नैब ने क्या एक्शन लिया, ये हकायक अवाम के सामने लाने की ज़रूरत है। भाई साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अहम स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि जी तहरीक अदम एतमाद पर हम पीडीएम की दूसरी पार्टीज को कन्विंस करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि इस हुकूमत पर 10 जलसों से फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारी एक मुलाकात से पड़ेगा। यानी वो कन्विंस्ड हैं कि जलसों से हुकूमत नहीं गिरेगी, तहरीक अदम एतमाद से गिरेगी। आप लोग कन्विंस्ड हैं कि तहरीक अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं आ सकती। तो ये कहाँ जाके मामला ठहरेगा? आपका एक इत्तेहादी तो कन्विंस हो गया कि आप जलसों से हुकूमत नहीं गिरा सकते। देखिए, ये उनकी राय है कि तहरीक अदम एतमाद से मामला चलेगा। यहाँ तहरीक अदम एतमाद के हालात आपने खुद देख लिए हैं कि आज हुकूमत ने ब्रॉडशीट पर जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे महंगाई और ब्रॉडशीट पर, उसको भी रोकने की कोशिश की। हुकूमत के एहलकार पार्लिमान के निज़ाम में मुखल हुए, उसमें उन्होंने मुदाखलत की, उन्होंने कोशिश की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो सके और दरवाज़ा बंद कर दिया उस जगह का जहां पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं, जहां उनके घर हैं, और वहां पर कोई अमल दखल हुकूमत के इदारों का नहीं है। वहां पर भी वो उन्होंने मुदाखलत की। तो यहाँ तो पार्लिमान में कहाँ पर असम्बली के मेंबरान वहाँ पर पहुँच पाएंगे? ये हमारे निज़ाम के अंदर जब हुकूमत ये फ़ैसला कर ले कि ना उसने कानून की परवाह करनी है ना आइन की परवाह करनी है, तो अदम एतमाद मुमकिन नहीं है। मगर आप लोगों ने पब्लिक मोबिलाइजेशन करके भी देख लिया कि उससे भी हुकूमत को गिराना मुमकिन नहीं है। आप हुकूमत को गिराने चले थे, हुकूमत और ज्यादा पुरएतमाद हो गई है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक कह रहे हैं, अगले 10 जलसों से भी नहीं गिरेगी हुकूमत। शाहजेब साहब, तहरीकें जो होती हैं वो हुकूमत गिराने की सिर्फ मकसद नहीं होता। उनका मकसद निज़ाम की तब्दीली है। हुकूमत कल गिर जाए, निज़ाम यही रहे तो मामला तो आगे नहीं चलेगा। आज तो हमने निज़ाम जो है, जो मुल्क के में गवर्नेंस का निज़ाम है, उसको वापस आइन की तरफ लेकर आना है। हमने इस बात को इंश्योर करना है कि मुल्क इससे मुस्तकबिल में जो इलेक्शन है वो चोरी ना हो, अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये असल मकसद है पीडीएम की तहरीक का। हुकूमत तो एक सानवी हैसियत रखती है सारे काम में। हुकूमत तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसके तो 2-2.5 साल बाकी हैं, जो उसने 2-2.5 साल में मुल्क की हालत कर दी है। इनका तो हर लम्हा मुल्क पे भारी है। वो एक सानवी हैसियत है। असल बात मुल्क को वापस आइन पर लाने की है, वही तरक्की का रास्ता है। बहुत शुक्रिया भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रॉडशीट मामले में और अहम मालूमात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और ये मामला हल कैसे हो, इस पर लीगल ओपिनियन लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रॉडशीट स्कैंडल में मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हो गया और सवाल उठ रहा है कि ये मामला कैसे हल हो। आए रोज जो तफसीलात सामने आ रही हैं उनमें मजीद मशकूक किरदार सामने आ रहे हैं। रोजनामा द न्यूज़ में साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाहिद इब्राहिम का आर्टिकल छाया हुआ। अहम बात यह है कि जाहिद इब्राहिम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने पर इस्तीफा दे दिया था। उनके आर्टिकल के मुताबिक ब्रॉडशीट के मुआहदे से जाहिर होता है कि ब्रॉडशीट से मुआहदा करते हुए उस वक्त के चेयरमैन नैब जनरल अमजद को इस बात की परवाह ही नहीं थी कि ट्रूवो नामी कंपनी मई 2000 में रोनाल्ड रुडमैन नामी वकील ने रजिस्टर्ड की थी, जिन्हें अमेरिका में बददियानती की वजह से वकालत से रोक दिया गया था। और बाद में ब्रॉडशीट इसी ट्रूवो की नामजद कंपनी के तौर पर कायम हुई और ब्रॉडशीट से नैब का जो मुआहदा हुआ, इस मुआहदे में गवाह के तौर पर नैब ही के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में ब्रॉडशीट को एक कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइन कर लिया और आर्बिट्रेशन के मामले पर ब्रॉडशीट के हक में गवाही भी दे दी। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। यानी नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल, जिसने मुआहदे के वक्त नैब के नुमाइंदे और गवाह की हैसियत से मुआहदे पर दस्तखत किए और बाद में जब ब्रॉडशीट ने नैब के खिलाफ जुर्माने का दावा कर दिया तो वो ब्रॉडशीट के कंसल्टेंट बन गए और उनके हक में ही गवाही भी दे दी। ऑपोजिशन कह रही है कि जब नैब का मुआहदा हुआ था तो उस वक्त फारूक आदम नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, इसलिए जस्टिस अजमत सईद को इस मामले से पीछे हटना चाहिए। मगर हुकूमत कह रही है कि अब तो $100 मिलियन वापस लाएंगे, शरीफ खानदान की मजीद जायदादें सामने आएंगी और तहकीकात जस्टिस अजमत सईद ही करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाहिद इब्राहिम मौजूद है। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी इस हवाले से लिखा है, तफसीली इस मामले को देखा है। आपके ख्याल में इस मामले का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? सबसे बड़ा मुजरिम मेरे ख़्याल से वो लोग हैं जिन्होंने ये ब्रॉडशीट के साथ ये मुआहदा किया, फिर
इसको खुफिया तरीके से सेटलमेंट की कोशिश की गई और वो सेटलमेंट इतनी बौंदी तरीके से की गई कि आपने देखा भी नहीं कि आप जिस कंपनी को पेमेंट करने जा रहे हैं उसके साथ आपका कोई मुआहदा ही नहीं था। ये आर्बिट्रेटर अपने अवार्ड में कहता है कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान के वकील ने ये तक नहीं देखा कि वो किसके साथ मुआहदा करने जा रहे हैं, किसको पेमेंट करने जा रहे हैं, और $1.5 मिलियन की रकम अदा कर दी गई। और देखें अभी तो हम सारा फोकस हमारा ब्रॉडशीट पे, कोई ये सवाल पूछ ही नहीं रहा कि IAR ये एक दूसरी फर्म थी, इसको तकरीबन $2.25 मिलियन भी पे किए गए। IAR को क्यों ये पैसे पे किए गए, उनके साथ किस वजह से सेटलमेंट करनी पड़ी, ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब अब हमें खुरीदने होंगे और मालूम करना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या वजूहत थी। हुकूमत का एक और कॉन्फिडेंस है कि जी $100 मिलियन कैलकुलेट करके जो $20 मिलियन की पेनल्टी पड़ी है, इसका मतलब है कि शरीफ खानदान के $100 मिलियन के असासे साबित हो गए और अब वो हम हर हाल में वापस लेकर आएंगे। ये पनामा 2 साबित होगा। आपके ख्याल में वो वापस आएंगे अब जबकि ये फैसला आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ जो आर्बिट्रेटर ने जो फैसला दिया है, उन्होंने JIT की रिपोर्ट और JIT की रिपोर्ट में जो एसेट्स की कहानी दी गई थी उससे उन्होंने एक फिगर निकाल लिया $800 मिलियन का। $800 मिलियन को आर्बिट्रेटर कहता है कि अगर मैं इसको डिस्काउंट भी कर देता हूँ तो $100 मिलियन तो होंगे। भाई मैं कहता हूँ अगर ये पैसे $100 मिलियन हैं तो बड़ा आपके लिए आसान तरीका है। आपने जिस तरह से UK में उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, उनको कहें कि दिस इज़ अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर पास करें और ये पैसे को सीज़ करें। और इसका आपके पास एक इससे पहले हो चुका है, जो मलिक रियाज साहब के केस में $160 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान ने फ्रीज़ करवाए और फिर वो पाकिस्तान आ गए। तो अगर ये पैसे एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ज़रूर वापस लेके आएँ, उसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस सारे मामले की तहकीकात कैसे हो सकती है? अपोजिशन ने जैसे अजमत सईद का नाम मुस्तरद कर दिया, हुकूमत कह रही है वही तहकीकात करेंगे, अपोजिशन कह रही है पार्लियामेंट करे। कैसे एक फेयर अंदाज में और न्यूट्रल अंदाज में इसकी तहकीकात हो सकती है? तरीक़ेकार तो सिर्फ एक ही हो सकता है, जो ऐसा तरीक़ेकार हो जो पॉलिटिक्स से बालातर हो, जिस पे कोई आप उंगली ना उठा सकें। ऐसे लोगों को आप चुनें जिनकी इंटेग्रिटी, जिनके इंडिपेंडेंस को आप ट्रस्ट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें 4-5 लोग हो, 1 आदमी 2 आदमी का भी कमीशन बन सकता है, लेकिन उसके TORs तो इस तरह से होने चाहिए जो इसकी सही तहकीकात करे। ये ना हो कि TORs इस तरह से हों जिससे इस मामले को बंद करने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आराम पर बात करेंगे। आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड के लिए नैब की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। आमदी से ज़ायद असासों के केस की समाअत के दौरान नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत के दौरान जो तनख्वाह ख्वाजा आसिफ ने वसूल की वो किन ज़राए से पाकिस्तान आई, इस हवाले से तफ्तीश बाकी है। जिस पर अदालत ने पूछा कि अगर मुलजिम नहीं बताता तो क्या उसे अपने पास ही रखना है। दौरान समाअत ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 करोड़ 80 लाख की रकम मेरे अकाउंट में जमा हुई, इसे तस्लीम कर चुका हूं, मैंने लिख दिया कि तस्दीक करता हूं कि यह रकम मुझे मिली। अदालत ने ख्वाजा आसिफ और नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और ख्वाजा आसिफ को 4 फरवरी तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।